हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के स्पेशल एपिसोड नंबर 1 को। दोस्तों, एलओटीएम की कहानी बहुत ही बड़ी है और काफी चीजें थी जो हम सीजन 1 में देख नहीं पाए थे। तो सीजन 1 में जो चीजें छूट गई थी वही हमें इन स्पेशल एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। पहले एपिसोड का नाम है सिटी ऑफ सिल्वर, जिसमें हम डेरिक यानी कि सन की कहानी जानेंगे कि वो कौन है और कहां से आया है। ऐसे टोटल 3 एपिसोड्स आने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटा सा रिकैप दिया जाता है कि जोउ नाम का लड़का जो चाइना में रहता था, एक लक इनहेंसिंग रिचुअल करने की वजह से वो एक दूसरी दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हो गया था और बन गया था क्लाइन मोरेती। क्लाइन अभी अपने भाई बहन के साथ रहता है। उसने लक इनहेंसिंग रिचुअल को फिर से किया था, ये सोचकर कि वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन वो ग्रे फॉग नाम की जगह पर पहुंच गया। यहाँ उसने अपना नकली नाम द फूल बताया। उसके टैरो क्लब में 2 मेंबर्स हैं जिनके नाम हैं ऑड्री और ऑल्गर। घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने के लिए क्लाइन ने इन दोनों को रोजेल डायरी के पन्ने लाने को कहा था। एम्पेरर रोजेल भी क्लाइन की तरह इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होके आया था। अब हम रोजेल को फॉग सी में देखते हैं। वो अपने ब्लैक किंग नाम के जहाज पर था। रोजेल को लगता है कि इस दुनिया में एक से ज्यादा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हैं। ये लोग नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिसके लेफ्ट में फॉग महासागर है और राइट में सोनिया महासागर। उसे पता चलता है कि फॉग महासागर के अंत में एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट मौजूद है और वो सोचने लगता है कि फिर सोनिया महासागर के अंत में क्या होगा। क्या वहाँ वो जगह हो सकती है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना है, जिसका नाम है फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स। ये सब क्लाइन रोजेल डायरी के पन्नों से पढ़ रहा था और वो सोचने लगता है कि ये फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स किस तरह की जगह है। क्लाइन को तभी एक नई प्रेयर सुनाई देती है और वो उस प्रेयर को आंसर कर देता है, क्योंकि ये प्रेयर फोरसेकन लैंड से आ रही थी। एक लड़का प्रे कर रहा था कि हे परमात्मा, इस धरती पर सूरज की रोशनी वापस लौटा दो, इस जगह पर जिसे आपने भुला दिया है। क्लाइन अब उस लड़के को भी ग्रे फॉग में बुला लेता है। इस लड़के का नाम था डेरिक बर्ग। ये क्लाइन को देख उसे कोई गॉड समझता है और पूछता है कि क्या आप कोई देवता हो। क्लाइन कहता है कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, बस एक फूल हूँ जिसे इतिहास के बारे में जानने की रुचि है। डेरिक कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप देवता हो या फूल, मैं अपना रक्त और अपनी आत्मा आप पर न्योछावर करने को तैयार हूँ। बस आप सिटी ऑफ सिल्वर को उसके कर्ज से आजाद कर दीजिए। क्लाइन कहता है कि मुझे तुम्हारे खून या आत्मा में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। बदले में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डेरिक कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद क्लाइन उसे कोई कार्ड चुनने को बोलता है जो कि उसका नकली नाम होगा, जैसे क्लाइन का फूल है। दोस्तों, अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। हम उसी फोरसेकन लैंड को देखते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि यहाँ सूरज कभी उगता ही नहीं है। यहाँ सिटी ऑफ सिल्वर नाम का एक शहर है जहाँ ब्लैक फेस ग्रास नाम की एक घास उगती है। यहाँ हम नन्हे डेरिक को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ इस घास को काट रहा था। तभी वो देखता है कि एक लाश को कुछ लोग उठा के ले जा रहे थे। उनके आगे एक ओल्ड लेडी चल रही थी जो कहती है कि देवताओं ने इस जगह को छोड़ दिया है और इसका सूरज भी वापस ले लिया है। अंधकार से शैतानों का जन्म हुआ जिन्होंने कई सारे शहरों को तबाह कर दिया। सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर ही अब तक टिकी हुई है। अंधकार अपने साथ मृत्यु को लाता है और मृत्यु से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शायद ऊपर वाला किसी दिन हम पर कृपा करेगा। हम देखते हैं कि इनके पीछे एक लड़की चल रही थी जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। शायद इसने किसी को मारा था। डेरिक अपनी मदर कोरिना से पूछता है कि उस लड़की को क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने कुछ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस किया है। ये सिटी ऑफ सिल्वर का एक कर्स है और ये हम सब की तकदीर में लिखा है और इससे कोई नहीं बचता। डेरिक पूछता है कि कैसा कर्स, क्या हमारे साथ भी यही होगा। डेरिक का फादर कहता है कि ये पीड़ा हमें भी सहनी होगी, इस उम्मीद में कि परमात्मा की नजर किसी दिन हमारी धरती पे पड़ेगी। उस दिन हमें इस कर्स से छुटकारा मिलेगा और हम एक बार फिर से सूरज को देख पाएंगे। कोरिना कहती है कि चलो अब घर चलते हैं डेरिक, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ग्रास की ब्रेड बनाऊंगी। दोस्तों, जब से ईश्वर ने इस जगह को त्याग दिया है तब से यहाँ सूरज नहीं है और अंधकार से मॉन्स्टर्स पैदा हो गए हैं। इसे इंसानियत का काला युग भी कहा जाता है। सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर ही एक शहर
है जिसमें इंसान बचे हैं। यहाँ पर 6 मेंबर काउंसिल हैं जिन्होंने अब तक ना जाने कितने वॉरियर्स को अंधकार में खोजबीन के लिए भेजा है कि शायद उन्हें दूसरे शहरों में भी कोई इंसान मिल जाए या कोई तरीका जिससे ये सिटी ऑफ सिल्वर का कर्ज हटा सकें। लेकिन अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। ज्यादातर शहरों के लोग भूखमरी की वजह से मारे गए हैं। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग सिर्फ इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि यहाँ ब्लैक ग्रास उगती है जिसे उगाने के लिए सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। डेरिक ने किताबों में पढ़ा है कि सूरज अंधेरे को खत्म कर देता है और चारों तरफ रोशनी लाता है। डेरिक के लिए तो उसके पेरेंट्स ही सूरज थे। वो हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता था कि ये कर्ज कभी उसकी फैमिली पर ना आए और खोजबीन में उन्हें कोई रास्ता मिले सूरज को वापस लाने का, और उसके पेरेंट्स हर खोजबीन से सही सलामत वापस लौट आए। खैर, हम खोजबीन पर गए कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें डेरिक के पेरेंट्स भी थे। वो पास के ही एक शहर में गए थे। यहाँ पर उन्हें एक चमकती हुई क्रिस्टल बॉल मिलती है। ये क्रिस्टल बॉल किसी रिचुअल में चढ़ावे की तरह इस्तेमाल की गई होगी, पर ईश्वर ने इन्हें कोई वरदान नहीं दिया होगा जिससे यहाँ के लोग भूखमरी से खत्म हो गए। वहीं एक आदमी अपने साथी जॉर्डा से कह रहा था कि उस लोविया से दूर रहना। कुछ महीनों पहले लोविया अपने हस्बैंड के साथ खोजबीन पर गई थी, लेकिन सिर्फ वो ही जिंदा वापस लौटी। उसने सुना है कि लोविया ने अपने ही हस्बैंड को खा लिया। ऐसी अफवाह है कि लोविया को अपने टीममेट्स को खाना बहुत पसंद है। आखिर वो एक बियॉन्डर है जो इंसान के मांस के साथ उसकी आत्मा को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो लोविया पर अटैक करने जाता है, पर लोविया अपनी पावर से उसे खत्म कर देती है। दोस्तों, लोविया असल में हैंग्ड मैन पाथवे की सीक्वेंस 5 की बियॉन्डर है जिसका नाम है शेफर्ड, और ये 6 मेंबर काउंसिल की एक एल्डर भी है। खैर, वो मॉन्स्टर अब ढेर सारे रूप ले लेता है और बाकी टीममेट्स पर हमला करने लगता है। डेरिक के पेरेंट्स किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं। एक मॉन्स्टर जॉर्डा को उठाकर खा जाता है। अब लोविया अपनी पावर से एक बड़े नाइट को समन करती है जो अपनी तलवार जमीन में घुसाता है। इससे यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्डा अब भी जिंदा है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गया था। लोविया कहती है कि जॉर्डा के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है, इन्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। डेरिक का फादर जॉर्डा के साथी को समझाता है कि मरने के बाद वो इन मॉन्स्टर्स से भी भयानक हो जाएगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। सिर्फ लोविया उसके पास रुकी थी। जॉर्डा उससे कहता है कि मुझे बचा लो, तो लोविया बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसके बाद वो अपने हाथ को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करती है और जॉर्डा को खा जाती है। इधर सिटी ऑफ सिल्वर में हार्वेस्टिंग रिचुअल की तैयारी चल रही थी। यहाँ हम 6 मेंबर काउंसिल के चीफ को देखते हैं जो कि वॉरियर पाथवे के सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर है जिसका नाम है डीमन हंटर। चीफ कहता है कि 500 बार बिजली कड़कने पर रिचुअल शुरू कर देना। दोस्तों, यहाँ सूरज नहीं उगता तो टाइम देखने का कोई तरीका इनके पास नहीं है, लेकिन यहाँ दिन भर बिजली कड़कती रहती है और रात में यह कड़कना बंद हो जाती है। तो बिजली के कड़कने को ही इन्होंने टाइम देखने का तरीका बना लिया है। चीफ को पता चलता है कि खोजबीन वाली टीम वापस आ गई है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं कि लोविया एक बड़े से पिंजरे को अपने साथ लेके आई थी। वो चीफ से कहती है कि इस बार की खोजबीन में हमें 2 शहर मिले हैं, पर दोनों ही खंडर हैं। उनकी टीम से एक आदमी मारा गया और ये 2 लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। पिंजरे के अंदर डेरिक के पेरेंट्स थे। लोविया बताती है कि इनका इन्फेक्शन काफी छुपा हुआ था। ये लोग सिटी ऑफ सिल्वर के करीब आ गए थे, तब इन्हें इन्फेक्शन का पता चला तो लोविया इन्हें पिंजरे में डाल के यहाँ ले आई। चीफ पूछता है कि इनकी फैमिली में कोई बचा है क्या, तो उसे बताया जाता है कि इनका डेरिक नाम का एक बेटा है जो अभी तक वॉरियर नहीं बना है। इधर डेरिक को हम उसकी क्लास में देखते हैं। उसका टीचर उन्हें बताता है कि आज के हार्वेस्ट रिचुअल के बाद उन सबको पोषण पिलाया जाएगा जिससे वो लोग बियॉन्डर बन जाएंगे। उनमें से कुछ लोग खोजबीन के लिए भी भेजे जाएंगे। इस शापित धरती पर हमें किसी तरह इंसानियत को जिंदा रखना है, यही हमारा फर्ज है। डेरिक मन में सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जिस दिन वो एक वॉरियर बन जाएगा तब वो उसे एक कीमती तोहफा देंगे। उसके पेरेंट्स खोजबीन करके वापस आते ही होंगे। तभी लोविया यहाँ आ जाती है और पूछती है कि उनमें से डेरिक कौन है। डेरिक को फिर उस पिंजरे के पास ले जाया जाता है। डेरिक समझ जाता है कि कुछ बुरा हुआ है और वो पीछे हटने लगता है। लोविया कहती है कि ये दिन हम सबको देखना पड़ता है। अंधकार की इस दुनिया में कायरता की कोई जगह नहीं है। अब अपनी तलवार उठाओ और अपने कर्तव्य को पूरा करो। पिंजरे से कपड़ा हटाया जाता है। डेरिक उसमें अपने पेरेंट्स को देखता है जो जंगली हो गए थे और इन दोनों को मारने का काम डेरिक को ही करना था। डेरिक मना करता है तो चीफ कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ इस पूरे शहर का भी खात्मा हो जाए। दोस्तों, यही इस जगह का कर्ज है। यहाँ अगर कोई मरता है तो वो एक बुरी आत्मा बन जाता है। इतिहास में बुरी आत्माओं की वजह से सिटी ऑफ सिल्वर भी तबाह होते होते बचा है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मरने वाले की मृत्यु उनके किसी
किसी फैमिली मेंबर के हाथों हो। डेरिक पूछता है कि ऐसा क्यों है, सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के भाग्य में ये क्यों लिखा है कि उन्हें अपने हाथों से अपने पेरेंट्स को मारना होगा। चीफ कहता है कि ये कर्ज हम सबको भुगतना पड़ता है, यही हमारे ईश्वर की इच्छा है। डेरिक पूछता है कि ये कैसी इच्छा है और ऐसे गॉड को पूजने का मतलब ही क्या है। ये सुन एल्डर और लोविया गुस्सा हो जाते हैं। चीफ कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास ज्यादा समय नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही होगी, वो बहुत बहादुर थे, ऐसे शहीदों की वजह से ही हम इस अंधकार की दुनिया में इंसानियत को कायम किए हुए हैं। अपनी तलवार उठाओ डेरिक और अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि तुम एक वॉरियर बन गए हो, जैसा वो चाहते थे। डेरिक पिंजरे के पास जाता है और उसके पेरेंट्स की हालत खराब होती जा रही थी। वो भी यही चाहते थे कि डेरिक अपने हाथों से उन्हें मुक्ति दे। डेरिक रोते हुए तलवार उठाता है और मन में सोचता है कि ईश्वर को तो अपने भक्तों पर दया करनी चाहिए ना, हथियार तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। हमारी इतनी प्रेयर्स और चढ़ावे के बाद भी हमें इस अंधकार और कर्ज से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। उसने पहली बार कोई हथियार उठाया है, वो भी अपने ही पेरेंट्स को मारने के लिए। क्या यही हमारे ईश्वर की इच्छा है? ऐसे ईश्वर की पूजा करनी भी चाहिए। डेरिक फिर रोते हुए अपने पेरेंट्स को खत्म कर देता है। लोविया उसके पास आके कहती है कि अब तुम एक सच्चे वॉरियर बन गए हो। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस लड़की को तलवार के साथ देखा था, उसे भी अपने किसी फैमिली मेंबर को ही मारना पड़ा होगा। खैर, हार्वेस्ट रिचुअल शुरू हो जाता है। डेरिक पूरी तरह से टूट गया था। डेरिक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे तोहफे में वो क्रिस्टल बॉल देना चाहते थे, जिसे ईश्वर के चढ़ावे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डेरिक अब उस बॉल के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर प्रे करता है कि हे परम शक्तिशाली ईश्वर, मैं अपना पूरा जीवन आप पर न्योछावर करने को तैयार हूँ। हे परमात्मा, हम अंधकार में रहने वाले लोगों को इस कर्ज से मुक्त कर दो। सूरज की रोशनी को एक बार फिर से इस जगह पर आने दो जिसे आपने त्याग दिया है। उसकी ये प्रेयर ईश्वर तक तो नहीं, लेकिन सीधा क्लाइन तक पहुंच गई थी और डेरिक सीधा क्लाइन के सामने था। वो सोचता है कि क्या ये फूल हमें कर्ज से आजादी दिलाएगा, क्या ये मेरे पेरेंट्स को वापस जिंदा करेगा। खैर, अब नकली नाम के लिए डेरिक चुनता है द सन के कार्ड को, यानी ग्रे फॉग में डेरिक का नाम अब से होगा द सन। और इस तरह डेरिक टैरो क्लब का तीसरा मेंबर बना था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमें डेरिक की बैक स्टोरी पता चलती है जो सीजन 1 में रह गई थी और मैंने पूरे एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब 2 स्पेशल एपिसोड्स और आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।